हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोम रोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम संपूर्ण शिक्षण विद्या में बात करेंगे आज पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या निरीक्षण स्वाध्याय विधि की। इससे पहले हमने लगभग 9 से 10 शिक्षण विधियाँ पढ़ ली हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लगातार रूप से 45 से 50 के आसपास शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे जो रीड फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए काम आने वाली चीज़ें। तो दोस्तों, आज बात करते हैं किसकी, पर्यवेक्षित या निरीक्षण स्वाध्याय विधि की। तो दोस्तों, आप लगातार जुड़े रहिए क्योंकि आप वीडियो की क्वालिटी मत देखिए, आप यहाँ पर इस बोर्ड की क्वालिटी मत देखिए। आप देखिए कि जो चीज़ लिखी है उसकी क्या क्वालिटी है। क्वालिटी तो बहुत होगी, लोगों के पास संसाधन भी बहुत होंगे और एलईडी बोर्डों का प्रयोग किया जाता है। सीधा एक स्विच ऑन करना होता है और सारी चीज़ लिखी हुई मिलती है। लेकिन हम तो दोस्तों इसलिए ये पहले लिख लेते हैं क्योंकि समय ज़्यादा बर्बाद नहीं हो और आपको अच्छी प्रकार से इन चीज़ों को समझा पाएँ। तो दोस्तों, लगातार जुड़े रहिए। आपको 45 से 50 शिक्षण विधियाँ उपलब्ध हो जाएगी इस रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज बात करते हैं पर्यवेक्षित या निरीक्षण स्वाध्याय विधि की। किसकी बात करेंगे, पर्यवेक्षित या निरीक्षण स्वाध्याय विधि की। दोस्तों, इस शब्द को आप तोड़िए, थोड़ा क्या कीजिए, इस शब्द को संधि के आधार पर तोड़ेंगे तो बिल्कुल इस विधि का अर्थ आपको समझ आ जाएगा। समझ किस प्रकार आएगा इसकी बात करें दोस्तों। परि का क्या अर्थ होता है, देखिए, इसको यण संधि के आधार पर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, परि धन अवसित क्या बनेगा, परिधन अवसित बनेगा। और दोस्तों, जब इसका हम अर्थ की बात करें तो परि का अर्थ क्या होता है, चारों तरफ होता है। परि का अर्थ क्या होता है, चारों तरफ होता है। और अवसित का अर्थ क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखना। यानी यह बात किसकी होती है, किसी भी विषय वस्तु को ध्यान पूर्वक देखना, यानी चारों तरफ हर एक चीज को, विषय वस्तु के हर एक पहलू को समझना। है क्या है, हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है या निरीक्षण स्वाध्याय विधि है। दोस्तों, इस विधि की बात करें तो सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, बाइन एंड बाइंडिंग। किसकी बात करेंगे, बाइनिंग एंड बाइंडिंग की। दोस्तों, ये दो नाम नहीं है, एक ही नाम है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था मनोविज्ञान में कि क्रो एंड क्रो नाम पढ़ा, आपने कई बार देखा तो क्रो एंड क्रो क्या है, एक है। इसी प्रकार बाइनिंग एंड बाइनिंग एक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसकी एक परिभाषा की। इन्होंने एक पर्यवेक्षित या निरीक्षण स्वाध्याय विधि की एक परिभाषा दी थी। इस परिभाषा की बात करें तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में मेज मेज या दराज के चारों तरफ बैठे हुए कार्यरत समय कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण ही क्या है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। यानी इसका शिक्षक द्वारा क्या करना, पर्यवेक्षण करना ही क्या है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। दोस्तों, इनको बिल्कुल आसानी से समझेंगे। ये आप मान लीजिए क्या है, आपकी एक मेज है, यानी एक आपकी टेबल है और इसके चारों तरफ ये क्या बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं। कौन बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, किसी समस्या, किसी विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं। और मेज के चारों तरफ बैठे हुए कार्यरत समय या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण ही पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। दोस्तों, ये आप मान लीजिए आपका एक क्या है, शिक्षक है। ये शिक्षक इनके चारों तरफ घूमता रहेगा और देखता रहेगा कि किस प्रकार विद्यार्थी हैं जो समस्या का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये विधि, ये परिभाषा किसकी थी, बाइनिंग एंड बाइनिंग की। यानी मेज के चारों तरफ बैठे हुए विद्यार्थियों का पर्यवेक्षण कौन कर रहा है, अध्यापक कर रहा है। तो वो विधि कौन सी होगी, निरीक्षण स्वाध्याय या पर्यवेक्षित अध्ययन विधि होगी। दोस्तों, और इसको आसानी और समझते हैं इनको। इस विधि में विद्यार्थी को कक्षा में ही निर्दिष्ट कार्य दिया जाता है। यानी आप देख लीजिए, आपकी एक, मान लीजिए आपकी एक कक्षा है, उस कक्षा के आप क्या है, विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी को क्या करेगा, जो भी शिक्षक आपके सामने आएगा वो शिक्षक क्या करेगा, उस कक्षा के अंदर एक आपको समस्या दे देगा या कोई विषय वस्तु देगा।
और बोलेगा कि इस विषय वस्तु का आप हल निकालो। इसका आप क्या करो इसको इनके सभी पहलुओं को जांचो कि ये समस्या किस प्रकार की है। यानी एक निर्दिष्ट आपको कार्य दिया जाता है। निर्दिष्ट का मतलब एक विषय वस्तु के रूप में कार्य दिया जाता है। शिक्षक निर्देशन के लिए मौजूद रहता है और शिक्षक क्या करता है, जिस प्रकार ये विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, यानी किसी निर्दिष्ट कार्य की क्या समस्या को क्या कर रहे हैं, हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये शिक्षक इसके चारों तरफ घूम करके निरीक्षण कर रहा है, यानी अवलोकन कर रहा है कि कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार समस्या का समाधान कर रहा है। यानी शिक्षक निर्देशन के लिए मौजूद रहता है। छात्र स्वयं कार्य करते हैं। दोस्तों इस विधि के अंदर क्या होता है, छात्र स्वयं कार्य करते हैं। यानी शिक्षक तो सिर्फ एक उनको विषय वस्तु दे देता है, यानी एक समस्या दे देता है, उस समस्या का हल कौन निकालेंगे, छात्र स्वयं कार्य करते हैं। छात्र स्वयं इसका हल निकालेगा, वह किसी से सहायता नहीं लेते और समस्या स्वयं सुलझाते हैं। यानी किसी भी प्रकार की अन्य विद्यार्थी से या फिर शिक्षक की सहायता नहीं लेते और क्या करते हैं, स्वयं उस समस्या को सुलझाने का काम करते हैं, उसका समाधान स्वयं खोजने का काम करते हैं। तो देखिए इस पर्यवेक्षित या निरीक्षण स्वाध्याय विधि में क्या होता है, एक मेज होती है, इस मेज के चारों तरफ विद्यार्थी बैठ जाते हैं और एक शिक्षक इनको समस्या देता है और उस समस्या को हल करने का प्रयास बालक स्वयं करते हैं और शिक्षक इनके चारों तरफ घूम करके क्या करता है, अवलोकन करता है। यही दोस्तों क्या है, आपकी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या निरीक्षण स्वाध्याय विधि। आगे हम इसकी और विशेषता की दोस्तों बात करेंगे। इस प्रकार यह विद्यार्थी क्या करते हैं दोस्तों, इस विधि को समझ लेते हैं और समझने के बाद क्या करते हैं, अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो इस आगे इसकी गुणों की बात करें तो इस विधि में बालक मुख्य केंद्र होता है। यानी इस विधि के अंदर यह मुख्य केंद्र कौन है, यानी सबसे ज्यादा कार्य कौन करता है, बालक करता है। यानी हम कह सकते हैं ये बाल केंद्रित विधि है। क्या है, बाल केंद्रित विधि है। दोस्तों कई बार इन विधियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि विधि किस प्रकार की है, तो ये विधि किस प्रकार की है, बाल केंद्रित विधि है। आगे हम बात करते हैं, अगर बालक स्वयं कार्य करता है, यानी हमने पहले भी पढ़ा, यहाँ पर बालक क्या करता है, बालक स्वयं कार्य करता है। और जहां पर बालक स्वयं कार्य करता है वहां पर सिद्धांत कौन सा होता है, वह क्रियाशीलता का सिद्धांत लगता है। क्या लगता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत है आपका। इस विधि के अंदर सिद्धांत कौन सा है, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का मतलब बालक स्वयं क्रिया करता है, यानी बालक समस्या का समाधान क्या करता है, स्वयं करता है। और जहाँ स्वयं बालक कार्य करता है वहां पर सिद्धांत क्या होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत लगता है। और ये विधि किस पर बल देती है, करके सीखने पर बल देती है, करके सीखने पर बल देती है। यानी ये विधि क्या करती है, करके सीखना, यानी बालक को स्वयं किसी समस्या का समाधान या विषय वस्तु का समाधान करने के लिए प्रेरित करती है। और जहाँ पर स्वयं बालक को प्रेरित करती है शिक्षण करने के लिए, वह करके सीखने पर बल दिया जाता है। और अगर करके सीखने पर बल दिया जाता है तो वहाँ क्या होगा, बालक के अंदर कौन सी प्रवृत्ति होगी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति होगी। क्या होगी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होगा। यानी एक बालक के अंदर क्या होगा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होगा। यानी बालक स्वयं अध्ययन करने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ बालक को क्या कर रहा है, खुद ही कार्य कर रहा है। आगे इनके गुणों की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा। आत्मविश्वास यानी एक बालक के अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा। क्योंकि आत्मविश्वास का भाव किस प्रकार पैदा होगा,
बालक समस्या का समाधान करेगा और उस समस्या का समाधान अगर बालक ने सही निकाल लिया तो बालक के मन के अंदर ये आ जाएगा कि हम किसी भी समस्या या किसी भी विषय वस्तु को आसानी से समझ जाएंगे। आप भी सोचिए, जब आपको शिक्षण विधियां आसानी से समझ में आती हैं तो आप ये सोचने लग जाते हैं कि शिक्षण विधियों के अंदर तो मैं चाहे कितने 60 नंबर आ जाए रीड के अंदर शिक्षण विधियों के, उस 60 में से क्या है 58 नंबर तो जरूर ही लेकर के आऊंगा। ये आत्मविश्वास आपको कहाँ से आएगा? जब आपको विषय वस्तु आप स्वयं करेंगे, स्वयं समझने का प्रयास करेंगे तो वहां पर यह आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर भी बालकों को क्या, जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो वहाँ क्या होता है, आत्मविश्वास आ जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें बालक तीव्र गति से सीखते हैं। यानी यहाँ पर बालक क्या करते हैं, बहुत यानी तीव्र गति से सीखते हैं। यानी तीव्र गति से सीखने की बात करें तो यहाँ पर सीखने की गति क्या है, तेज है। आगे हम दोस्तों इसकी विशेषताओं की और बात करेंगे, इसकी कमियों की भी बात करेंगे। इनकी विशेषताओं की और की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। यानी ये कह सकते हैं इसमें शिक्षक की भूमिका, इसमें शिक्षक की भूमिका गौण होती है, गौण होती है। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका क्या होती है, गौण होती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक क्या करता है, सिर्फ निर्देशन का कार्य करता है, निर्देशन का कार्य यहाँ पर शिक्षक क्या करता है दोस्तों, निर्देशन का कार्य करता है। और जहाँ पर शिक्षक निर्देशन का कार्य करता है वहाँ भूमिका किसकी होती है, बालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, गौण होती है। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, शिक्षक की भूमिका की बात हमने की थी। यहाँ पर शिक्षक क्या करता है, जरूरत पड़ने पर छात्र की सहायता करता है, जरूरत पड़ने पर छात्र की सहायता करता है। यानी यहाँ पर क्या करता है बालक, जरूरत, जब विद्यार्थी को जरूरत पड़ती है दिशा निर्देश की तो वहां पर निर्देशन कौन देता है, शिक्षक देता है। यानी जब तक जरूरत बालक को नहीं पड़ती है तब तक कोई निर्देश, यहाँ पर निर्देश सिर्फ निर्देश देने का कार्य करेगा कि आगे किस प्रकार इस समस्या का समाधान करना है, न कि शिक्षक क्या करता है, समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये शिक्षक की भूमिका की हमने बात की थी। और एक नोट लगा करके दोस्तों लिख लीजिए, नोट लगा करके लिख लीजिए, इस विधि में क्या किया जाता है, इसमें व्याकरण शिक्षण को नजरअंदाज किया जाता है। यानी दोस्तों इस प्रवेशित या निरीक्षण स्वाध्याय विधि में क्या किया जाता है, व्याकरण शिक्षण पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ समस्या का समाधान पर ध्यान दिया जाता है। जब भाषा शिक्षण की हम बात करें इस विधि में, भाषा शिक्षण में, तो भाषा शिक्षण व्याकरण शिक्षण पर बल नहीं दिया जाता है। यानी हम आगे यहाँ पर किस पर बल दिया जाता है, कहानी को समझने का प्रयास किया जाता है, आत्मकथा या जीवनी को क्या किया जाता है, समझने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि भाषा शिक्षण के अंदर इस विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी किन किन चीजों को पढ़ने के लिए होता है। तो इनकी बात करें तो पद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण इस विधि से संभव नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर इस विधि के अंदर पद्य शिक्षण संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि जब पद्य शिक्षण हम करते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भूमिका किसकी महत्वपूर्ण है? बालक की है। और बालक की जहाँ महत्वपूर्ण भूमिका होती है वहाँ पद्य शिक्षण नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं पद्य शिक्षण, अगर कोई कविता है, उस कविता को समझाने के लिए उसका वाचन किस प्रकार का होता है, उसमें गति, लय और ताल क्या होती है, उसके अंदर रस कौन सा है, इन बातों को समझाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? शिक्षक की होती है। लेकिन इस विधि के अंदर तो क्या किया जाता है? शिक्षक सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? निरीक्षण का काम करता है, अवलोकन का काम है करता है। यानी शिक्षक की भूमिका गौण है, इसलिए इस विधि में क्या नहीं किया जा सकता है? पद्य शिक्षण। यानी आप ये तो मान लीजिए कि हम कविता और पद्य शिक्षण की पंक्तियां, श्लोक वगैरह को हमें इस विधि से नहीं पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम किसकी बात करेंगे, किसको पढ़ सकते हैं? यानी इस विधि से एक तो आपकी आत्मकथा पढ़ सकते हैं, जीवनी हम इस विधि से पढ़ सकते हैं, और कहानी को पढ़ाया यानी हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या? आत्मकथा। यानी हम आत्मकथा की कोई समस्या, यानी किसी की, जिस प्रकार मुंशी प्रेमचंद की आत्मकथा हमने विद्यार्थियों को दे दी, उसके बारे में विषय वस्तु को जानने का प्रयास बालक करेंगे तो इस विधि से बिल्कुल कर सकते हैं। बैठ करके विचार विमर्श कर करके उस आत्मकथा के बारे में समझ सकते हैं, जीवनी के बारे में समझ सकते हैं, कहानी के बारे में समझ सकते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं? इस विधि से आत्मकथा, जीवनी और कहानी के लिए विधि क्या है? उपयुक्त है। यानी इस विधि से पढ़ाया जा सकता है, या फिर क्या कह सकते हैं? यह विधि आत्मकथा, जीवनी और कहानी के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? ये बात थी पर्यवेक्षित निरीक्षण स्वाध्याय विधि की बात थी। किसकी विधि की थी? बात की थी पर्यवेक्षित निरीक्षण स्वाध्याय विधि की थी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये विधि माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। दोस्तों यहाँ पर बात किसकी हो रही है? माध्यमिक स्तर की हो रही है, न कि छोटी कक्षा की बात हो रही है। प्राथमिक कक्षा के लिए यह विधि बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा का एक छोटा विद्यार्थी क्या नहीं कर सकता? तर्क और चिंतन नहीं कर सकता है, और तर्क चिंतन नहीं करेगा तो वो क्या नहीं कर सकता? किसी समस्या का समाधान नहीं खोज सकता है। इसलिए ये विधि किसके लिए? माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। और आगे बात करें, इसके अंदर समय तथा श्रम का अधिक व्यय होता है। दोस्तों यह क्या होता है? समय और श्रम का अधिक व्यय होता है। जब समय और श्रम की हम बात करते हैं तो देखिए इस विधि के अंदर क्या होगा? विद्यार्थी विषय वस्तु को खोजने का प्रयास करेगा तो वह निश्चित नहीं है कि कितने समय के अंदर खोज लिया जाएगा। या श्रम की बात करें तो संसाधनों की भी आवश्यकता इस विधि के अंदर होती है। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी? हमने पर्यवेक्षित निरीक्षण स्वाध्याय विधि की बात की थी। आगे भी लगातार रूप से हम इस प्रकार आगे की शिक्षण विद्या पढ़ते जाएंगे। लगातार आप जुड़े रहिए। जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और ज़्यादा दोस्तों के पास ये जानकारी पहुँचे कि रीड सक्सेस पॉइंट पर संस्कृत के व्याकरण और हिंदी की व्याकरण और संपूर्ण शिक्षण विद्या, यानी 40 से 45 रीड की शिक्षण विद्या और मैथ, जिसके अंदर बिल्कुल आसान तरीके ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की क्लासें अपलोड हो रही हैं। और ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े, आप भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।